नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए ये वीडियो सीरीज जो है स्पेशल सीजी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए है। कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो है मैथ्स पढ़ाने का जो है डिमांड किया है, तो उन्हीं के जो है डिमांड पे ये इस सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए अभी जो नया सिलेबस आया है पुलिस कांस्टेबल का, उसमें मैथ्स का वेटेज जो है लगभग 20% जो है मैथ्स पूछे जाने वाले हैं। और इसमें जो मैथ्स का सिलेबस दिया गया है वो बहुत ही ईजी है। ठीक, तो इसमें आप जो है इस वीडियो सीरीज़ को अगर आप अच्छे से पूरा पढ़ेंगे, तो आपका जो है 20 में अगर आप, क्योंकि यह जो है एक फिज़िकल इसका हो चुका है, फिज़िकल के नंबर आपको मिल चुके हैं, कितने-कितने नंबर होने हैं उसको। और उसके अलावा इसमें जो है आपको अब रिटन एग्ज़ाम जो टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, उसमें आपके फिज़िकल के जो नंबर हैं, फिज़िकल के नंबर जुड़ेंगे और साथ ही ये दोनों नंबर जुड़ेंगे, जो रिटन एग्ज़ाम का है ये दोनों नंबर जुड़ने के बाद जो है आपका जो है मेन मेरिट लिस्ट जो है जारी होगा। और अलग-अलग ज़िले में जैसे एग्ज़ाम दिया जाता है इसका, तो अलग-अलग ज़िले के अकॉर्डिंग जो है मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो ये हमारा मैथ्स का वेटेज इसमें कितना 20% है, तो इसमें आपको कम से कम जो है इसमें जो है कम से कम आपको जो है अच्छे से मेहनत करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। तो मान के चलिए अगर मैथ्स में अगर आप टोटल 20 भी नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो है लगभग 12 से 15 नंबर आपको कम से कम जो है स्कोर करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, जैसे सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो है जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसे देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम के पैटर्न में देखिए जो परीक्षा कैसे लिया जा रहा है इसका, तो इसमें जो है 100 नंबर के आने वाले हैं। जो टोटल क्वेश्चन है कितने का है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 मार्क्स के। ठीक, इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें याद रखेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक, तो आपके गलत क्वेश्चन के लिए जो है इसमें नंबर नहीं काटे जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। देखिए ये जो है 4 पार्ट में आने वाला है। पहला भाग रहेगा राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान, जो है नेशनल जो है जनरल नॉलेज आएगा इसमें, जो कि कितने 20 मार्क्स का आने वाला है, 20 प्रश्न 20 मार्क्स के। और दूसरा आएगा सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो है 30 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक, 30 अंक के आने वाले हैं ये 30 क्वेश्चन। और वही देखिए तीसरा है जो है बुद्धि क्षमता या विश्लेषण अर्थात रीजनिंग। रीजनिंग आने वाले हैं 30 प्रश्न 30 नंबर के। ठीक, तो ये जो इसका वेटेज छत्तीसगढ़ और रीजनिंग का वेटेज जो है सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखिए चौथा है अपना अंक गणित। तो अंक गणित जो है टोटल 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंटों को जो है गणित कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसका जो है चिंता रहता है। तो अब हम जो है आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम आपको यहाँ गणित पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट में उनका सिलेबस भी दिया गया है। तो इसमें सिलेबस में जो है बहुत ईजी टॉपिक को रखा गया है। जैसे कि एग्जाम का लेवल भी जो है 12th लेवल का एग्जाम है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें सिलेबस रखे गए हैं। तो देखिए इसका एग्जाम भी जो है ज़्यादा कठिन नहीं आने वाला है, तो आपको डरना नहीं है। तो देखिए जो पहला टॉपिक है वो संख्याएँ। संख्या में पूर्ण, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, आरोही क्रम और स्थानीय मान दिए गए हैं। ठीक, तो इसमें जो सिलेबस में दिए गए हैं एटलीस्ट उतना को कम से कम आपको कवर करना है। तो ये संख्या पद्धति का ही टॉपिक है, पर इसमें याद रखेंगे पूरा संख्या पद्धति आपको इसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो संख्या पद्धति एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर इसमें आपको जो है बहुत छोटा सा टॉपिक दिया गया है संख्या पद्धति का। तो अब हम जो है इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न। तो ये जो है दशमलव भिन्न एक टॉपिक होता है, दशमलव भिन्न उसमें से दिया गया है साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, भिन्नों की परस्पर तुलना करना, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक, तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ से भी जो है एकदम सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, एकदम सामान्य लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से। उसके बाद औसत से देखिए तो औसत निकालने संबंधी प्रश्न बनाना है। प्रतिशत से देखें तो प्रतिशत का अर्थ और प्रतिशत को दशमलव और दशमलव को प्रतिशत में बदलने संबंधी प्रश्न। उसके बाद देखिए यहाँ सिर्फ चाल, समय और दूरी दिया गया है। ठीक, चाल, समय, दूरी किया गया है। यहाँ जो रेलगाड़ी वाला प्रश्न है वो नहीं पूछा जाएगा, नहीं तो नाव और धारा वाला प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, तो नाव धारा ये भी नहीं दिया गया है सिलेबस में, सिर्फ चाल और समय दूरी को ही दिया गया है। उसके बाद देखिए सामान्य ब्याज। सामान्य ब्याज के अंदर भी कौन सा साधारण ब्याज बस का टॉपिक दिया गया है। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको पढ़ना है साधारण ब्याज को बस। उसके बाद देखिए लाभ तथा हानि से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये भी बहुत ईजी वाले प्रश्न रहेंगे। अनुपात एवं समानुपात से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उसके बाद देखिए ये जो 10वां और 11वां दिया है वो क्या है। तो देखिए ये 10वां जो टॉपिक है उसमें दिया गया है संख्याओं का जोड़ना, घटाना एवं गुणा भाग। तो ये जोड़ना, घटाना, गुणा भाग है, तो इसमें आपको जो मेन सीखना है वो जो है बोर्ड मास है। ठीक, तो बोर्ड मास है, यही आपका ये सिलेबस है मान सकते हैं आप। तो ये बोर्ड मास पढ़ना है उसमें। और सामान्य गणित के अंतर्गत ये जो सभी गणित है वही सब सामान्य गणित है, और बेसिक यही जो जोड़ घटाव है बोर्ड मास का रूल, यही जो है सामान्य गणित में आते हैं। ठीक, तो इतना ही आपके गणित के सिलेबस में दिया गया है। तो आज हम जो है
हर एक वीडियो में जो है एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है संख्या, उसे हम जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए ये जो है हमारा पहला मैथ्स का वीडियो होगा। अगर आपको पसंद आएगा ये मैथ्स का वीडियो आगे पढ़ना है तो आप खुद कमेंट करके बताएंगे, उसके हिसाब से हम जो है आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। तो चलिए आगे अब हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति को। तो देखिए संख्या पद्धति का जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसे एक बार और देख लीजिए, इसमें पूरा डिफाइन किया गया है। तो हमारी संख्या पद्धति का जो पहला टॉपिक है वो पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो देखिए आरोही क्रम और आरोही क्रम जो दिया गया है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, इसे जो है अभी हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, इसे हम जो है अगले वीडियो जो भिन्न वाला वीडियो है उसमें कवर करेंगे। देखिए क्योंकि ये आरोही अवरोही क्रम अगर आपको संख्या का दिया जाए, नॉर्मल संख्या का दिया जाए, तो आप जो है इसे तो आराम से आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक, तो बढ़ते क्रम अर्थात छोटा से, जैसे एक छोटा है तो छोटा से स्टार्ट किया जाता है, छोटा से बड़े की ओर जाता है बढ़ते क्रम में। और वही अवरोही का अर्थ होता है घटते क्रम। ठीक, घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसे जो है छोटे से बड़े, अर्थात इसमें 100 से जो है नीचे जाके बोल दे सकते हैं 99 98, तो बड़े से जो है छोटे की ओर जाते हैं। ठीक, तो ये नॉर्मल संख्या के आप जो है अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। ठीक, तो ये आपको इस टॉपिक में जो है दिक्कत नहीं होगा संख्या वाले टॉपिक में, इसलिए हम इसे कौन से में कवर करेंगे, इसे हम जो है भिन्न वाले टॉपिक में। तो जो भिन्नों का आएगा, भिन्नों को आरोही क्रम अवरोही क्रम में जमाने पूछा जाता है, वही प्रश्न जो है अगर पूछेंगे आरोही क्रम अवरोही क्रम में, तो यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा कि जो भिन्न है उसे जो है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमाइए करके। ठीक, तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है कि जो प्रश्न बनते हैं वो है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या से प्रश्न पूछे जाएंगे और स्थानीय मान और जाति मान यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को जो है हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब आगे जो है प्रश्नों के माध्यम से, और पहले थ्योरी भी पढ़ लेंगे क्योंकि अभी जो है पेपर जो है जैसे आ रहा है पैटर्न उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ते चलेंगे। तो देखिए अब जो है संख्या पद्धति में हमारा जो सबसे बेसिक रहता है संख्याओं को जानना। तो किन संख्याओं को क्या कहा जाता है उसे परिभाषित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले इन परिभाषाओं को पढ़ लीजिए। अभी जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें जो है डायरेक्ट परिभाषाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको इन सबको भी अच्छे से तैयार रखना है। तो देखिए यहाँ पहला परिभाषा दिया गया है प्राकृत संख्या का। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। वे संख्या जिनका प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है उन्हें जो है प्राकृत संख्या कहेंगे। तो जिनका गिनने के लिए किया जाता है, तो अब जब गिनती स्टार्ट करते हैं तो एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। तो गिनने के लिए हम जो है एक से प्रारंभ करते हैं। तो एक से स्टार्ट हुआ जो संख्या है वह प्राकृत संख्या कहलाएगा। ठीक, ये जीरो से कभी गिनती आप स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 1 2 3 करके स्टार्ट तो नहीं करते हैं, इसलिए जीरो जो है प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक, कहाँ से गिनती स्टार्ट किया जाता है, एक से। तो एक क्या है, एक जो है एक प्राकृत संख्या है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा दिया गया है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होंगे, शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इसे अगर हम प्राकृत संख्या में शून्य को भी ले आए तो शून्य, फिर 1 2 3 4 डैश डैश जो चलता रहेगा। ठीक, तो ये जो है पूर्ण शून्य में जो है को हम लाए इसमें प्राकृत संख्या में, तो वो कहलाएगा पूर्ण संख्या। उसके बाद तीसरा है सम संख्या। तो सम संख्या क्या होंगे, वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कोई भी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या है, वो सम संख्या है। और इसके लिए एक अपवाद भी याद रखेंगे आप इस परिभाषा में, एक अपवाद, और वो अपवाद कौन सा है, शून्य। तो शून्य भी 2 से तो भाग नहीं होगा पूर्णतः, परंतु ये क्या है, ये भी एक क्या है, ये एक सम संख्या है। ठीक, तो याद रखेंगे शून्य को पूछा जाए तो शून्य क्या है, एक सम संख्या है। देखिए 2 4 6 8 ये 2 से विभाजित हो जाते हैं, ये सम संख्या है, और साथ में शून्य भी क्या है, सम संख्या। उसके बाद अगला है विषम संख्या। विषम संख्या वे प्राकृत संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 9, तो ये विषम संख्या है। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या की परिभाषा। वे प्राकृत संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो देखिए वह संख्या जो एक से विभाजित हो, एक से, और एवं स्वयं से, एक से और स्वयं से विभाजित हो के अलावा जो है किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, वे क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण देखिए 2 है, 2 तो स्वयं से विभाजित होता है, 2 डिवाइडेड बाय 2 आता है 1। ठीक, और वही 2 जो है 1 से भी हो सकता है, 1 से कितने बार में, 2 बार में। तो 2 स्वयं से होता है और 1 से, तभी क्या होगा, वह जो है क्या होगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। उसके अलावा अगर कोई अन्य संख्या से भी अगर वो विभाजित होता है तो वह जो है अभाज्य संख्या नहीं रहेगा। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं 2 3 5 7, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये याद रखेंगे।
उसके बाद देखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या शून्य सहित धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखिए अब जो है यहाँ प्राकृतिक संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े, उसके बाद पूर्णांक संख्या देखिए पूर्णांक संख्या में क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को शून्य के साथ शामिल किया जाता है तब, अर्थात माइनस इन्फिनिटी से अर्थात माइनस अनंत से लेकर के शून्य भी रहेगा इसमें, प्लस अनंत तक के जितने भी संख्या है ये सभी पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। ठीक, तो ये होगा पूर्णांक संख्या। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वे संख्या है जो p बटे q के फॉर्म के रूप में होता है, तो p बटे q के रूप में होता है, और q यहाँ क्या होगा, q जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, और p बटे q के फॉर्म में किसी संख्या को लिखा जाता है तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे कि 2/3 लिखा हुआ है और यहाँ 3 जो है क्या है, 0 नहीं हुए, इस कारण ये क्या है, परिमेय संख्या। 1/2 भी है, 1/3, 22/7 और 5, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या हो जाएंगे, तो वे संख्या, ठीक, वे संख्या जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, तो जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वे कहलाएंगे अपरिमेय संख्या। जैसे जो करणी में दिए रहते हैं, तो करणी के अंदर 2 लिखा गया है, करणी के अंदर 3, करणी के अंदर 4, 7, तो ये सभी जो है क्या है, अपरिमेय संख्या। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। देखिए ये पाई क्या है, ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, और वही जो 22/7 है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, 22/7 होता है, और ये जो है पाई भी है। ठीक, तो ये है, ये क्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये दोनों को याद रखेंगे, अगर इसका वैल्यू लिखा जा रहा है तो अपरिमेय संख्या है, और ये जो है पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद देखिए वास्तविक संख्या। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा जो मुख्य परिभाषा है वो। अब इसे देखिए, आप इसे अगर आप एक डायग्राम के माध्यम से याद रखेंगे तो इसके अंदर क्या-क्या आते हैं तो उसे भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, उसमें सबसे अंदर में कौन से हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर देखिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के, उसमें अगर शून्य को भी ले लिया जाए तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। और इसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच चला जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। और यही सभी पूर्णांक संख्या क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या, अगर उन्हें जो है p बटे q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, तो p अगर q के फॉर्म में लिखा जाता है और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। और अपरिमेय संख्या इससे अलग हो जाता है, इसमें जो है p बटे q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकेगा, वे संख्या अपरिमेय संख्या। और ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये दोनों मिलकर जो संख्या बनाएंगे ये सभी एक साथ वास्तविक संख्या कहलाते हैं। और वास्तविक संख्या से अलग और भी सब संख्या होते हैं जो i के फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो सभी जो है काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। ठीक, तो देखिए ये है आई, आयोटा, इसका जो है मान क्या होता है, करणी -1 होता है। ठीक, तो रूट -1 होगा इसका आयोटा का मान, और यही जो है जिसमें भी आयोटा दिख रहा है या उसका वैल्यू दिख रहा है वे सभी काल्पनिक संख्या कहलाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक परिभाषा। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा बेसिक परिभाषा। अब उसके बाद चलिए आगे हम देखेंगे इसका और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उन तथ्यों को। देखिए यहाँ जो है डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो तथ्य ये दिए गए हैं वहीं से, तो अभी हम चर्चा भी किए हैं। जैसे 0 1 क्या है, 0 1 जो है सम संख्या है, तो 0 1 सम संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, तो याद रखेंगे एक न तो भाज्य संख्या में आएगा और न ही अभाज्य संख्या में आएगा। 3 देखिए, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, तो 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो वो हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो अभी चर्चा की है पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है परिमेय संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो देखिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या अर्थात ये जो है 1 से भाग जाएगा, स्वयं से भाग जाएगा, और कोई किसी भी संख्या से भी भाग जाएगा, किसी अन्य संख्या से भी भाग जाएगा। तो 4 देखिए, 4 1 से तो भाग जा रहा है, साथ में 4 स्वयं से भी भाग जाएगा ही, और तीसरा क्या हो जाएगा, 4 जो है 2 से भी भाग जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो है 2 से ज़्यादा 1 और स्वयं दोनों के अलावा जो है 2 से भी भाग जा रहा है, इस कारण ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। और ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि एक तो ना ही भाज्य संख्या ना अभाज्य, 2 अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, तो 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट दिया गया है 1 से 10 तक के अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे इतना नंबर से इतना तक के, तो आपको इसे याद करना है। अब इसे याद करना है, कैसे याद करेंगे, तो उन नंबरों को आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो 1 से 10 तक के अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या होती है 4। और कौन कौन से अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहला तो 2 हो जाएगा अभाज्य संख्या 1 से 10 में, फिर 3 हो जाएगा,
फिर 5 तो नहीं है, उस सॉरी 4 नहीं है, उसके बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद कौन-सा हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखें अगर 9 देखें तो 9 3 से भी भाग चला जाता है तो वह जो है क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो 2, 3, 5 और 7 ये 4 जो है क्या है 1 से 10 तक के में अभाज्य संख्या है। उसके बाद 1 से 25 तक के में जो है टोटल रहते हैं 9। तो देखिए 10 तक को देख लिए, 10 के आगे को देखिए तो 10 के आगे आपको निकालना है कितना, 4 ये है तो 5 और निकालना है। तो कौन-कौन से हैं 5? तो पहले देखिए 7 के बाद सीधा कौन-सा आ जाएगा 11, 11 भी एक क्या है भाज्य संख्या। उसके बाद 13 आ जाएगा भाज्य संख्या, 15 तो भाज्य है क्योंकि वो 3 से भी भाग चला जाएगा और 5 से भी चला जाएगा। उसके बाद देखिए कौन-सा 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, ठीक 19। उसके बाद जो है यहाँ पूछा गया है 25 तक की, 25 तक के में जो है एक और हो जाएगा 23, ठीक। तो 23 ये जो है कितने हो गए 9 हो गए, 4 ये हुए और ये जो है 5, तो ये 9 हो गए कहाँ तक के 1 से 25 तक के में। और 1 से 50 तक के में देखें तो टोटल हो जाते हैं 15। अब इसके बाद का देख लीजिए 23 के बाद कौन सा आ जाएगा 25 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, उसके बाद सीधा हो जाएगा 29, 29 हो गया। 29 के बाद आ जाएगा 29 के बाद आ जाएगा 31, 31, 33 भी नहीं होगा, उसके बाद आ जाएगा कौन-सा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ 37 आ जाएगा, 37, 37 के बाद 39 भी नहीं होगा भाज्य संख्या क्योंकि वह भी जो है भाग चला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ आ जाएगा 41, 41 आ गया, 41 के पश्चात कितना आएगा, एक और 2 संख्या हो जाएगा 43, ठीक। 41 के बाद आ गया 43, उसके बाद देखें तो 47 आ जाएगा, ठीक। तो ये जो है 50 तक के में, 50 तक के में कितने हो गए, तो 9 पहले से हो गए थे, ये 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, तो ये 15 हो जाएगा 1 से 50 तक के में। उसके बाद 1 से 100 तक देखें तो यहाँ टोटल 25 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, सभी को खुद निकाल के काउंट करके भी देख सकते हैं। अगर ये आपको याद नहीं है तो कौन कौन सी संख्या अभाज्य है उसे निकालना है तो, ठीक। तो ये आप 100 तक देख लेंगे, उसके बाद आप काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या का। उसके बाद जो अगला पॉइंट दिया गया है वह कौन सा पॉइंट है, तो इसमें दिया गया है एक अंकों की कुल संख्या होते हैं 9, 2 अंकों वाली अंकों की संख्या होती है 90, ठीक। अब इसे निकालना है तो इसके लिए आप एक ट्रिक बना सकते हैं। जैसे एक अंक की कुल संख्या कितने हुए 9 हुए और इकाई अंक को आप ले लेंगे तो 9 इकाई यूनिट है, एक अंक पूछा गया है तो इकाई यूनिट, ठीक। उसके बाद ये आ जाएगा 9 और वही 2 अंक दिया गया है तो 2 अंक में पहले 9 ले लिए, 9 उसके बाद गुना कर देंगे, 2 अंक की जो इकाई होगा तो दहाई संख्या लेंगे, इकाई और दहाई, तो दहाई है अर्थात 10, इससे गुना कर देंगे तो ये 90 आ जाएगा। वही अगर 3 अंक आपको निकालना है 3 अंक का तो इसके लिए 9 में गुना करेंगे आप 100 का गुना कर देंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 900, ठीक। तो इतने संख्या हो सकते हैं। तो ये एक ट्रिक हो गया है, मान सकते हैं आप। इस प्रकार आप जो है निकाल सकते हैं। वही 4 अंक को निकालना हो तो 9 गुना आप 1000 करेंगे, ठीक। तो ये जो 9000 है वह जो है क्या हो जाएगा, अंकों की संख्या होगा कि 4 अंकों में जो है कुल इतने संख्या बनते हैं, 4 अंकों की कुल इतनी संख्या होते हैं, ठीक। तो ये आपका जो है ट्रिक हो गया। तो इसके माध्यम से आप जो है कर सकते हैं, इसे काउंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए आगे इसमें दिया गया है, यदि 0 को 2 अंकों के बीच रखकर 0 को 2 अंकों के बीच रखकर कोई संख्या बनाई जाए, तो जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, 0 को 2 अंकों के बीच रखकर अगर कोई संख्या बनाता है, जैसे 25 है और 25 इन दोनों के बीच 0 रख दें तो 25 0 25 बन गया, 67 0 67 बन गया, 0 रख दिए 67 के बीच में तो यह संख्या जो संख्या है वह किससे भाग हो जाएगा, 1 0 0 1 से जो है भाग हो जाएगा, ठीक। तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं। ऐसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि किससे भाग होगा तो आप इस प्रकार आप निकाल सकते हैं 1 0 0 1 से। 2 अंकों को 3 बार दोहराकर बनाई गई संख्या, तो 2 अंक है, जैसे मान लीजिए 2 3 2 3 2 और 3, इनको जो है दोहरा 3 बार दोहरा के बनाया गया है। वैसे 5 6 5 6 5 6 आदि है, तो बड़ी से बड़ी संख्या की से जो भाग जाएगा वह बड़ी संख्या कौन सा होगा, 1 0 1 0 1, ठीक। 1 0 1 0 1, तो ये संख्या जो सबसे बड़ी संख्या है जिससे यह संख्या भाग जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इससे। उसके बाद देखिए किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन कौन से संख्या नहीं होंगे। तो किसी भी संख्या का अगर वर्ग किया जाता है तो इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8 कभी नहीं आएंगे। तो वर्ग आप देख सकते हैं, अगर 1 का वर्ग करते हैं तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का 4 हो जाता है, ठीक। 3 का वर्ग करते हैं तो 3 का क्या हो जाता है, वर्ग करना है तो 3 का हो जाता है 9 हो जाता है। और वही जो है 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाता है। 5 का वर्ग निकालेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाता है 25 हो जाता है। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। 7 का वर्ग निकालते हैं तो 7 का हो जाता है 49। 8 का वर्ग निकालेंगे तो 64 हो जाएगा। और वही 9 का वर्ग कितना हो जाता है, 9 का वर्ग हो जाता है 81 और 10 का वर्ग हो जाता है 100। तो इन सब में देखिए तो इकाई के अंक में जो है 1 है 4 है 9 है, यहाँ 6 है 5 है और साथ में यहाँ 0 है, ठीक।
तो इतने ही अंक आपको इकाई में दिखाई देंगे। इसमें 2 नहीं दिख रहे हैं, 3 नहीं, 7 और 8 ये 4 संख्या दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार इसका आप जो है आंसर दे सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से हमारा जो है ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद अब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपसे जो है ये योगफल निकालना भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला को भी पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए, यहाँ से अब हम आपको ये फार्मूला कैसे बनता है उसे बताएंगे अब। तो देखिए, यहाँ नंबर सिस्टम का जो है ये फार्मूला है। इसमें क्या निकालना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने को पूछा गया हो, तब की स्थिति में ये आपका काम आएगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फार्मूला है प्रथम n प्राकृतिक। तो देखिए 1 2 3 4 करके प्रथम प्राकृतिक संख्या जो n तक जाता है, तो जो अंतिम संख्या है जहां तक आपको योग निकालना है वो है n मान लीजिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, n प्लस 1/2। ठीक, तो जैसे इसका मान भी आप देख सकते हैं। अगर आप फार्मूला याद नहीं आया तब आपकी स्थिति में आपको कैसे बनाना है, आपको अगर फार्मूला खुद बनाना है तो आप क्या करेंगे, पहले आप शुरू का 2-3 अंक ले लेंगे। जैसे ये 3 अंक हो गया। अगर आप इसका सम कर रहे हैं तो योगफल निकालना है, तो इसमें योगफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब ये 6 कैसे आ रहा है, तो देखिए इसमें कितनी संख्या है, 3। तो ये 3 है और 3 में इस फार्मूला में ही रखें तो 3 × 2 डिवाइडेड बाय जो है डिवाइडेड बाय ये क्या है n/2। तो 3 दूनी, देखिए ये जो है 2 नहीं है, ये कितना हो जाएगा, n+1 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 दिया क्या हो जाएगा 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 करके तो ये 6 आ रहा है। तो इस स्थिति में आ रहा है करके आप जो है इस प्रकार इसे फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो n+1/2 ये क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब आपको इसी में से एक और फार्मूला भी याद करना रहेगा। कौन सा रहेगा, जब औसत वाला अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे, औसत वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें आपको जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए भी योगफल की जगह में क्या आ जाएगा, औसत निकालने के लिए पूछा जाएगा। तब उसके फार्मूले में क्या अंतर रहता है, इसमें बस इसका जो है अब n तो जो कुल संख्या उससे भाग दे देंगे तो ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ जो है सिर्फ बच जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए जो है n+1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। वैसे देखिए प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो सम के लिए आप सूत्र सिर्फ याद रखेंगे n+1 जो है इसका योगफल का सूत्र है। और वही जो है अगर आपको इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो ये n गायब हो जाएगा। ठीक, क्योंकि डिवाइडेड बाय n होगा और उससे जो है ये n कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ n+1 हो जाएगा सम संख्याओं का अगर औसत निकालना है तब, और योगफल निकालना है तो n+1 है। उसके बाद देखिए विषम संख्याओं के लिए प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का, इसका फार्मूला है n²। ठीक, तो n² इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अगर इसका सिर्फ क्या पूछा जाए, औसत निकालना है पूछा जाए तो ये हो जाएगा n, क्योंकि इसे हम n से भाग देंगे और एक n से घटा तो n सिर्फ क्या हो जाएगा इसका औसत। इसका भी आप क्या रखना है, इसका जो है आपको योगफल का फार्मूला याद रखेंगे। उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। तो अब सभी का वर्गों का योगफल निकालना है तो इसके लिए फार्मूला है, याद रखेंगे n, उसके बाद n+1 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। ये इसका फार्मूला हो गया। और वही इसका औसत का फार्मूला आपको बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे इसे। तो n से भाग अगर दे रहे हैं आप इसे तो नीचे में n आया तो n से कट जाएगा ये n, फिर बच जाएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये उसका औसत निकालने के लिए फार्मूला हो गया। ठीक, उसके बाद चलिए अगला है, अगला देखिए, अगला प्रथम इन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो ये सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए फार्मूला दिया गया है। तो इन सम विषम या सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो यही जो है फार्मूला हो जाएगा n+1 और n+2 हो जाता है। इसमें 2 नहीं रहेगा डिवाइडेड बाय 6। तो n अगर विषम का भी निकालना है और सम दोनों के निकालने के लिए इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए ये जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो घन का योगफल निकालना है तो इसका फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2 और पूरे होल स्क्वायर जो है इसका रहता है फार्मूला इसका। अगर आपको घन का योगफल n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है तब की स्थिति में n+1 डिवाइडेड बाय 2 और पूरे का जो है होल स्क्वायर रहता है। ठीक, अब देखिए यहाँ जो बेसिक और प्रश्न बनते हैं, जैसे कि हाथ मिलाने की संख्या निकालना है तो इसके लिए भी आप डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक पार्टी में जो है n व्यक्ति उपस्थित हो तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या कितनी होगी ये निकालना है। तो एक पार्टी में n व्यक्ति उपस्थित है, उनके बीच जो हाथों की संख्या है, मिलाए गए हाथों की संख्या क्या हो जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो इसे अगर आप उदाहरण से समझे तो मान लीजिए आप जो एक पार्टी में कितने उपस्थित है, मान लीजिए 3 ही से देखिए, 3 उपस्थित है तो ये 3 और ये 3-1 अर्थात ये 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितने हो जाएंगी संख्या जो है, तो आप देखें तो 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ हो जाएगा 3। तो ये 3 जो है हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि अगर आप हाथ भी मिलाते हैं, कोई 3 व्यक्ति है तो टोटल जो है मिलाने वाले हाथों की संख्या हो जाएगा 3, क्योंकि
मान लीजिए बी और सी ये 3 व्यक्ति है, तो पहले तो ए और बी मिलाएँगे तो ये 1 हो गया। अब बी और सी मिला सकते हैं तो कितने हो जाएँगे? 2 हो जाएँगे। अब कौन मिलाएँगे? अब ए तो है इसके साथ मिला चुका है तो ये अब सी के साथ मिलाएगा तो ये जो है कितना हो जाएगा? ये 3। उसके अलावा कोई भी जो है संख्या नहीं बनेगा। ठीक, तो ये 3 ही हो सकता है, इस कारण यहाँ आंसर भी आ रहा है 3। तो इस प्रकार आप जितना भी नंबर डाल सकते हैं इसमें, उन सब के लिए जो है इस फ़ॉर्मूले में आपको नंबर निकल जाएगा, कितने टोटल जो है हाथों की संख्या होगा। उसके बाद देखिए अगला दिया गया है, पार्टी में n व्यक्ति हो और प्रत्येक के द्वारा भेजे गए कार्डों की संख्या n माइनस, तो भेजे गए प्रत्येक कार्डों की संख्या कितनी हो जाएगा? पार्टी में n व्यक्ति हो और प्रत्येक के द्वारा भेजे गए कार्डों की संख्या, तो ये कार्डों की संख्या कितना हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो एक पार्टी में उपस्थित मान लीजिए 4 लोग 3 लोग उपस्थित हैं, तो इसमें जो है कार्ड भेजे गए हैं उसकी संख्या कितने हो जाएंगे? तो n माइनस 1। तो देखिए 3 गुना 2 हो जाएगा तो ये टोटल 6, तो 6 कार्ड भेजे जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति 3 व्यक्ति है तो प्रत्येक के द्वारा भेजे गए कार्डों की संख्या n माइनस 1 हो जाता है। ठीक, तो ये एक फार्मूला है इसके निकालने के लिए। अब देखिए इसके अलावा भी और कुछ फार्मूला आपको याद रखना है। वे कौन कौन से फार्मूला है? जैसे देखिए श्रृंखला के कुल पदों की संख्या, अब श्रृंखला दिया गया है एक आपको, उसमें आपको अगर कुल पदों की संख्या निकालना हो तब की स्थिति में कुल पदों की संख्या होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय सर्वांतर और प्लस 1 होता है। ठीक, तो मान लीजिए 1 2 3 4 ये जो है कुल नंबर दिए गए हैं पदों की। यहाँ आपको पूरा जो है टोटल पदों की जो है संख्या निकालना है। ये एक सीरीज दिया गया है श्रृंखला। ठीक, इसमें जो है कुल पदों की संख्या आपको निकालना है। तो अंतिम पद जो रहेगा और यहाँ तक दे दिया रहेगा कि अंतिम पद जो है इतना है करके। ठीक, तो अंतिम पद को आपको लिखना है, अंतिम पद 8 माइनस प्रथम पद जो होगा 1 से स्टार्ट हुआ है वो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सर्वांतर, अंतर कितने का है? तो 1 का ही अंतर है। ठीक, तो 8 माइनस 1 प्लस 1 करना है। ठीक, तो यहाँ जो हो जाएगा ये 7 प्लस 1 अर्थात 8। तो यहाँ पदों की संख्या हो जाएगा 8, क्योंकि 1 से 8 तक ही गया है तो इसमें टोटल पद है 8 पद हो जाएंगे। ठीक, तो ये पदों की संख्या आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए श्रृंखला के n पदों का योगफल, अब इन्हीं में n पदों का आपको योगफल भी निकालना है। तो एक से जो देखे हम 2 3 से लेकर के कितना तक 8 तक के, तो यहाँ इनके जो है हमें क्या निकालना है? अब योगफल निकालना है। तो इसमें देखिए अंतिम पद क्या था? अंतिम पद है 8 प्लस प्रथम पद क्या था? 1, तो प्रथम पद हो गया। उसके बाद गुना कर देंगे पदों की संख्या, तो हम निकाले हैं अभी पदों की संख्या निकाल चुके हैं, तो 8 से गुना कर देंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, तो ये 9 हो जाएगा। तो 8 और ये क्या हो गया? 9 गुना 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से ये गया 4 बार में और 9 चौक 36, तो यहाँ आ जाएगा 36। तो यहाँ इन पदों का योगफल जो टोटल है 6, अर्थात 1 से अगर 8 तक के हम संख्याओं को काउंट कर जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना आ जाएगा? ये जो है आ जाएगा 36। ठीक, तो इस प्रकार जो है इन फार्मूलों का आपको इस्तेमाल करना है आगे के प्रश्नों में। तो आगे प्रश्नों के माध्यम से भी इन फार्मूला को आपका रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए और ये जो है भाग के नियम पर आधारित सूत्र दिए गए हैं। तो देखिए भाग के नियम से भी, क्योंकि अलग से आपके सिलेबस में दिया गया है भाग जोड़ना घटाना गुणा भाग, तो ये भी आपका काम आएगा अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तब। जैसे भाज्य बराबर होता है भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल, और इसको जो है कैसे रखा जाता है सॉल्व करने के लिए? तो यहाँ जो रहेगा ये भाजक कहलाएगा, जो मध्य में जो संख्या है वो भाज्य कहलाएगा, और यहाँ भागफल, और जो नीचे जो संख्या आ जाता है वह है शेषफल। तो इसी से अगर आप देखें ये भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? ये भाजक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये भागफल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो बच गया वो उससे जो है प्लस कर देंगे शेषफल, तो ये आ जाता है भाज्य। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो बेसिक हो गया, जो संख्या का जो बेसिक आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए वह यहाँ से कवर हो गया। अब आगे हम जो है प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ जो पहला प्रश्न है उसमें हमें निकालना है जातिमान और स्थानीय मान। ठीक, तो स्थानीय मान और जाति मान आपके सिलेबस में दिया गया है स्थानीय मान को, तो यहाँ हम सबसे पहले स्थानीय मान निकालना सीख लेते हैं। तो देखिए एक कोई भी संख्या दिया रहेगा 3 2 9 0 7 5, तो ये एक संख्या दिया गया है। इसमें से आपको 7 के स्थानीय मान और जाति मान में क्या अंतर है इसे पूछा गया है। ठीक, तो आपको डायरेक्ट स्थानीय मान भी पूछा जा सकता है या जाति मान पूछा जा सकता है, या इनका अंतर पूछा जा सकता है, या इसका जो है योगफल पूछा जा सकता है, योगफल, इनका गुना भी पूछा जा सकता है, इनको दोनों का जो है गुणनफल कितना होगा यह भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न अनेक प्रकार से पूछे जा सकते हैं। यहाँ आपको जितना आना चाहिए उसे हम एक ही क्वेश्चन में आप सबको समझा देते हैं कि स्थानीय मान और जाति मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये जो संख्या है इस संख्या में हमें निकालना है 7 का, तो 7 का निकालना है, तो इस संख्या में 7 कहाँ है उसे आपको देखना है। तो देखिए ये पूरा संख्या अगर देखें आप तो ये 7 5। ठीक, तो इकाई है ये दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, तो ये संख्या का जो है यूनिट डिजिट के हिसाब से इसे काउंट कर लेंगे। इसके इकाई के अंक जो है 5 है, फिर 7 इसका कौन सा है? दहाई, तो इसी को अब आपको उठाना है। अगर आपको स्थानीय मान पूछा है, स्थानीय मान का अर्थ होगा स्थान, तो उसका स्थान का मान क्या है? ठीक, तो स्थान क्या है? तो इकाई और दहाई, तो दहाई इसका स्थान है।
ठीक, दहाई इसका क्या है, स्थान है। तो अब इसके स्थानीय मान निकालने के लिए अब इसका दहाई को देखिए, तो ये संख्या है 7, 7 को कर देंगे दहाई से गुणा, तो दहाई जो स्थान है उसी से गुणा कर देंगे, तो इसका आपको क्या मिल गया, स्थानीय मान। स्थानीय मान है ये, तो 7 गुना 10 तो ये आ जाएगा 70, 70 क्या है इस संख्या का, इसमें 7 का स्थानीय मान हो गया। अब इसी का आपको अगर जाति मान निकालना है, जाति मान तो वो जो संख्या है वो स्वयं उसका जाति मान है, तो ये जो 7 दिख रहा है यही इसका क्या है, जाति मान। तो जो भी संख्या रहता है वही उसका जाति मान है, तो ये हो जाएगा इसका जातीय मान। अब हमें यहाँ पूछा गया है उसका अंतर निकालना, तो यहाँ अंतर निकाल सकते हैं आप, तो 70 में आप घटा देंगे कितना, 7 को, तो कितना आ जाएगा 63, तो 63 इसका आ जाएगा उत्तर। तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपको स्थानीय मान और जाति मान निकालना है। समझ आ गया होगा। तो आप देखिए इसको अगर समझ नहीं आया है तो एक बार और अच्छे से कर लेते हैं हम। तो अब देखिए पहला जो संख्या है, ये संख्या इसमें जो है आपको स्थानीय मान, पहला स्थानीय मान निकालने के लिए स्थान को लेना रहता है, तो इकाई के बाद ये दूसरा अंक है, दहाई है हमारा कौन सा 7, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे दहाई अर्थात 10 से, तो ये आ जाएगा हमारा कौन सा, स्थानीय मान। और वही अगर आपको जाति मान निकालना है, जाति मान निकालना है, तो जाति मान में जो संख्या है वही जो है उसका जाति मान रहता है। तो ये 7 का ही पूछा गया है, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, जाति मान हो जाएगा। तो ये 7 ही हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच अंतर निकालेंगे, तो देखिए आप जो है 10 में से 7 गया तो 3 बचा, उसके बाद एक जो है रिमाइंडर था, तो ये जो है यहाँ से 1 गएगा, तो ये 6, 63 जो है इसका आ जाएगा आंसर। ठीक, तो ये आ गया डी। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। अब यहाँ से आप स्थानीय मान और जाति मान आसानी से निकाल पाएंगे। अब देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है संख्या 11362 अर्थात 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। तो यहाँ देखिए दशमलव में दिया रहेगा, उसका कैसे निकालना है। ठीक, तो ये दशमलव में दिया गया है, तो 1362.05, इसमें आपको ये 5 जो दिया गया है संख्या, उसका आपको क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए अगर आप देखेंगे इकाई दहाई पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, अब यहाँ से कि दशमलव के बाद को नहीं पढ़ेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार है। तो अब यहाँ की संख्या का हमारा कोई काम नहीं है कि हमें पूछा गया है यहाँ से। तो देखिए इकाई में जो है ये जो है उसका इकाई एक इकाईवा भाग होता है, ये क्या होगा, इकाईवा भाग होगा। यहाँ से अब इकाई प्रारंभ होगा अगर इस तरफ जाना है, और ये जो है इसका दहाईवा भाग होगा, अर्थात 100वां भाग होगा, ये 100वां भाग, 10वां भाग होगा, सॉरी कौन सा भाग होगा, 10वां भाग होगा, 10वां भाग होगा। तो देखिए इसमें अब जो है प्रश्न में पूछा गया है 5 का, तो चलिए 5 का हम निकालते हैं। तो सबसे पहले उसे आप हम दशमलव है उसे खत्म करेंगे, तो उसके लिए क्लियर करने के लिए 1362.05 है। अब इसे अगर हम हटाना है दशमलव को, इसके बाद जो है जितने संख्या है दशमलव के बाद उतने लगाकर एक के बाद उतने जीरो से हम भाग दे देंगे, तो अब ये दशमलव नहीं रहेगा। ठीक, तो ये जो है 5, 5 के लिए कितना जा रहा है, 100वां। ठीक, तो 5 का जो है स्थानीय मान हो जाएगा 100वां भाग, तो 5/100 इसका हो जाएगा स्थानीय मान। तो ये जो है 100वां जो है इसका स्थानीय मान है, क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है, 100 से करके जो है भाग दिया जा रहा है, तब इसका स्थानीय मान निकल रहा है। तो ये जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और वही इसके लिए रहता तो दहाई, ये इसका जो है 10वां हिस्सा हो जाता है। ठीक, तो ये जो शून्य का पूछा जाता तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा, 10वां जो है इसका स्थानीय मान हो जाएगा, दशमलव के बाद दिए हैं तो। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। ये जो है अभाज्य संख्या से है, तो डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट में देखिए निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ नहीं है पूछा गया है। तो देखिए 3 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, और ये एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ये तो न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये जो है न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या निकालने के लिए आपको जो है जो विभाजकता का नियम होता है, विभाजकता का नियम, उसके आधार पे आप इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए 2 से भाग, जिसके लास्ट में जो है कौन सा हो, सम संख्या, लास्ट में जो सम संख्या होगा वो तो जो है किसी न किसी संख्या से अर्थात 2 से जो है विभाजित हो जाता है। जो लास्ट में जो 2 से विभाजित होगा अर्थात जो सम संख्या है वे जो है 2 से विभाजित हो जाते हैं। तो देख लीजिए लास्ट में जो है 2 होंगे तो वे तो अभाज्य संख्या कभी नहीं होंगे। तो ये पहला रूल है अभाज्य संख्या पहचानने का। उसके बाद दूसरा देखें, तो अब जो संख्या दिख रहे हैं जो क्या है, विषम संख्या है, तो उन्हें विषम संख्या से आपको भाग देते चलना है। तो सबसे छोटी विषम संख्या से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से तो सभी चला जाता है, तो 3 से स्टार्ट करना है आपको। ठीक, देखिए अगर 1, 6 और 1 में देखें, तो अगर 3 से इसे भाग देने की कोशिश करें तो ये 3 से भाग नहीं जाएगा। ठीक, ये 3 से भाग तो नहीं जाएगा, परंतु यह जो है 17 से भाग चला जाता है। ठीक, तो उसके बाद ये देखिए 147 को देखें, तो ये भी जो है 3 से तो भाग नहीं जा रहा है, 7, 8 और ये 4, 8 4 जो है 12, तो ये जो है चला जाएगा। देखिए
ये जो बी वाला है 147 ये 3 से भाग चला जाएगा, और ये जो है 4, 3 और 7 तो ये जो है कितना से भाग चला जाएगा, तो अगर आप इसे देखें तो ये जो लगभग 19 से भाग चला जाएगा, ठीक 19 से चला जाएगा ये भाग। और उसके बाद देखें अब ये संख्या, तो ये संख्या किसी भी से भाग नहीं जाएगा, तो ये जो है एक अभाज्य संख्या होगा, ठीक। आप भाग करके देखें, सबसे पहले 3 से भाग करके देखें, फिर 5 के लिए रूल होता है, 5 के लिए अंतिम अंक जो है 5 होना चाहिए, ठीक 5 या 0 होना चाहिए, तो इससे भी नहीं देखने की ज़रूरत है। 7 से देख सकते हैं आप, 7 से नहीं हो रहा है तो 11 से देखिए, 11 से नहीं हो रहा है तो 13 से, 13 के बाद आप 17 से देखिए, 17 के बाद 19 से देखिए। तो इतने संख्याओं से भाग देकर आप देख सकते हैं कि इनसे जो है ये भाग जा रहा है करके, ठीक। तो अगर इन सब से भाग जा रहा है तो जो है भाज्य संख्या होगा, अगर नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। तो देखिए अगर इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इस प्रकार आपसे बना सकते हैं, भाज्य संख्या से कुछ प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्याओं के खंडों का जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे कैसे हैं। तो अभाज्य संख्याओं का अगर आपको गुणनफल निकालना है तो देखिए कितने गुणनखंडों की संख्या होगी उसे पूछा जाएगा यहाँ। तो 25, 24, 16, 17 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको जो है कैसे करना होगा, तो इसे सबको तोड़ना है आपको। जैसे 25 को आप 5 गुना 5 में तोड़ दीजिए। 24 को कैसे तोड़ेंगे आप, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 में तोड़ देंगे। तो इसके लिए आप इस प्रकार बना सकते हैं, 24 है, पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से कितने बार में, 12 बार में, फिर 12 2 से कितने बार में, 6 बार में, तो 6 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 जो है एक बार में जाएगा, ठीक 3 से। तो यहाँ से 3 3 बार आया और 1, तो इस प्रकार आप जो है इसे तोड़ के बना सकते हैं। वैसे ही 16 को भी देखिए, तो 16 को तोड़ेंगे आप, तो 16 को पहले 2 से देखिए, 2 से भाग देंगे, तो 2 से कितने बार में जाएगा ये, 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 8 को देंगे 2 से तो ये 4 बार में जाएगा, 4 को देंगे 2 से तो ये 2 बार में जाएगा, और 2 जो है 1 बार में आएगा। तो ये कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये जो है 4 बार में गया है 2 से। तो उसके बाद देखिए 17, तो 17 तो इसी से भाग नहीं होता है, तो इसी से आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए जिस प्रकार हम तोड़े हैं उसके आधार पर लिख देते हैं। तो 25 को लिख दिए हम 5 इंटू 5, 5 गुना 5 हो गया, और ये जो है इसको 24 को लिख दिए, और ये 16 को लिख दिए, और गुना ये 17। अब इसमें जो है ये पावर 2, ये कितना हो जाएगा, 5 का पावर 2 हो जाएगा, और 2 का पावर कितनी बार है, ये 3 यहाँ है और 4 यहाँ, तो टोटल हो जाएगा 2 जो है 7 बार, 5 2 बार हो गया, और 3 जो है यहाँ 1 बार है, और 17 1 बार है, ठीक। तो यहाँ जो है अब जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसे नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 2 1 बार है, अभाज्य संख्या जो आए हैं वही हो जाएंगे, तो ये सभी अभाज्य संख्या है, 2 5 3 और 7 17, ठीक। तो यहाँ संख्या कितने हो जाएंगे, 2 5 7 और 13, तो यहाँ संख्या पूछा गया है, तो इसका जो पावर है अभाज्य संख्या को निकालना है, तो इनके घातों को जोड़ देंगे। तो ये घात पहला 2 जो है 7 है, और इसमें 5 में 2 है, प्लस 1 है, प्लस 1 है, ठीक। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 11। तो अभाज्य गुणनखंडों को जो संख्या है यहाँ दिया गया है 11। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। पहले 50 नेचुरल नंबरों का योगफल निकालना है। तो वही है, पहले 50 प्राकृतिक संख्या का योगफल। तो ये योगफल वाले हम फार्मूला देखे हैं, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग ही आप निकाल सकते हैं इसे। देखिए पहले 50 प्राकृतिक संख्या है उसके योगफल क्या होंगे, तो ये आप देख सकते हैं व्यापम द्वारा लिया गया एसआई प्री के जो है एग्जाम में पूछा गया था ये। तो देखिए इसमें जो है पहले आप इसका फार्मूला याद रखेंगे। तो जो एन प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या था, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसी फार्मूला में आप जो है इसे रख देंगे। तो देखिए यहाँ जो है अगर इसका वैल्यू रख दें हम तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, तो 50 रखना है हमें पहले 50, तो 50 और 50 प्लस 1 51 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 2। तो 50 से 2 कितने बार में गया, 25 बार में। अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 गुना जो है 51, तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो देखिए इसका आ जाएगा यहाँ 1275। तो 1275 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर ये जो है इसका आंसर है, ठीक। तो इस प्रकार आप भी जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला में रखना है और इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ आपको सोल्यूशन भी दिया गया है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सभी चैप्टर का भी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल का नाम भी आप जैसे अभी यूट्यूब के चैनल का नाम है तो ज्ञान मीमांसा के नाम पे जो है हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है, ठीक। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब यहाँ इस प्रश्न को आप जो है इसी फार्मूला में सेम रख के खुद जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, तो वही आप n प्लस 1/2 इसी फार्मूला में रखेंगे। इसके जगह में n की जगह में आपको रखना है 100, और इसका जो आंसर आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब देखिए, अब इसी के अकॉर्डिंग जो एक और प्रश्न बनता है इसमें, जो
101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डेश डेश करके जो है 200, तो अर्थात 101 से लेकर के जो है एक सीरीज बना गया है जो 200 तक की गया है। ठीक, अब इन संख्याओं का आपको योगफल निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको पदों की संख्या, इसे दो तरह से आप हल कर सकते हैं। एक कैसे हल कर सकते हैं, आप इसे आप पहले 1 से लेकर के ये जो सीरीज है उसको आप कितना तक ले जा सकते हैं, 200 तक की इसका योगफल निकाल सकते हैं। ठीक, 1 से लेकर के 200 तक योगफल निकालेंगे। उसके बाद ये जो है इसको माइनस कर देंगे इससे पहले वाले को, तो 1 से लेकर के जो 100 तक हैं, देखिए ये 100 से पहले की जो संख्या है उसको अभी आप योगफल निकाल लेंगे 100 तक के, और इसको क्या करेंगे, इन दोनों इसमें जो है माइनस कर देंगे इस संख्या को, तो आपको जो है इसका जो है योगफल प्राप्त हो जाएगा। ये पहला रूल हो गया। अब दूसरा जो है इसके लिए एक नया मेथड है जो इसमें इस प्रश्न में दिया गया है। तो देखिए इसके लिए अगर आपको निकालना है पदों की संख्या पहले निकाल लेंगे, तो 1 से लेकर के जो है 101 से लेकर के कहाँ तक के 200 तक में जो कितने पद हैं उसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, अंतिम पद हो गया 200 माइनस प्रथम पद 101 डिवाइडेड बाय कितना होगा, सर्वांतर। तो सर्वांतर कितना है, 101 और 102 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक, तो इसका सर्वांतर 1 हो जाएगा और प्लस 1। तो अब इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे घटाएंगे तो 99 प्लस 1 अर्थात 100। तो कुल पदों की संख्या यहाँ कितना है, 100। तो अब इसे अब हम किसमें रखेंगे, जो इसका योग निकालने वाला जो फार्मूला था, ये फार्मूला हम पहले भी देख चुके हैं। तो देखिए इसमें अंतिम पद होता है, अंतिम पद, उसके बाद पहला पद हो जाएगा, ये पहला पद गुना गुना जो है पदों की संख्या हो जाता है n पदों की संख्या, और डिवाइडेड बाय कितना 2। तो इससे जो है निकल जाता है हमारा कौन सा, योगफल। तो आप इस फार्मूला में रख के आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे जो अंतिम पद है वह कौन सा था, 200। तो यहाँ हो गया 200 प्लस 101 प्रथम पद गुना जो हम अभी निकाले पदों की संख्या n, वो कितना आया है 100 डिवाइडेड बाय 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये 50 हो जाएगा, और ये 301 हो गया, 301 गुना 50 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15,050 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो है इसका आंसर है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, प्रथम 20 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम 20 तक की सम संख्या, तो सम संख्या वाला फार्मूला आपको याद ही होगा। तो सम संख्या के लिए क्या था, n प्लस 1, ये जो है इसके फार्मूला था। n प्लस 1 जो है योगफल निकालने के लिए फार्मूला था n संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं के लिए। तो देखिए सम संख्या का रख देंगे प्रथम n, तो 1 2 और 6 8 और यहाँ तक कितना है 20 तक के है। तो 20 तक के में जो है टोटल जो है n का मान निकालना है आपको। तो अंतिम अंक कितना है 20। अब यहाँ n की मान निकालना है आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट जो संख्या दिया गया है वह n का मान नहीं है। तो n का मान निकालना है, तो 20 अंतिम पद माइनस प्रथम पद 2 हो जाएगा। इसके कितने डिवाइड कर देंगे, सर्वांतर। तो सर्वांतर कितना है, 2 का अंतर है इसमें, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और प्लस जो 1 रहेगा वह n का मान आएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 18 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये 9 प्लस 1 तो अर्थात ये 10। ठीक, 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। ठीक, तो ये 10 इसका क्या हो जाएगा, n का मान। तो इस n का मान 10 को रख देंगे, तो यहाँ जो है n 10 हो गया और 10 से 11 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ योगफल निकालना है, तो 10 गुना 11, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 110। तो 110 इसका योगफल हो जाएगा, तो आंसर बी इसका हो गया। चलिए अब आगे का देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है वह जो है इन सम संख्याओं के बीच जो है कुल कितनी संख्या होगा, ये भी पूछा जाएगा। तो देखिए एक कुल संख्या भी पूछा जाता है। तो 1 से लेकर 2019 के बीच कुल सम संख्याएं हैं। तो टोटल कुल संख्याओं की संख्या बताना है। तो इसका भी हम फार्मूला देखे हैं। तो उसी संख्या निकालने के लिए प्रथम पद दिया गया है 1 और अंतिम पद दिया गया है 19। इनके बीच की जो सम संख्या है उन्हें निकालना है। तो सम संख्या कहा गया है, तो इसका सर्वांतर कितना होगा, 2 होगा। ठीक, तो देखिए अंतिम पद हो गया 2019, प्रथम पद हो गया 1 डिवाइडेड बाय इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा 2 और प्लस 1। तो इससे निकल जाएगा। तो देखिए इसमें घटा दिया तो ये हो जाएगा 2018 माइनस 1 कर 2018 हो गया डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। माइनस 1 करने के बाद उसके बाद ये हो गया कितने बार में चला जाएगा, एक बार में, शून्य बार में और शून्य बार में, और ये 9 बार में। ठीक, तो 1009 है और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1008। तो ये कितना था 8, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए यहाँ सम संख्या का पूछा गया। तो देखिए 1 से लेकर के स्टार्ट करेंगे हम, कहाँ से, 1 से लेकर के 2019 तक के में। यहाँ सब संख्या का देखना है, तो 1 तो सम संख्या नहीं है तो इसे नहीं लेंगे, 2 को लेंगे, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, यहाँ 4 को लेंगे। ठीक, और यहाँ जो लास्ट में जो संख्या लेंगे वो संख्या कौन रहेगा 2019। तो क्या है, यह जो है एक विषम संख्या है। तो 2018 इसके लिए क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो अब यहाँ के लिए निकालना है। देखिए 2018 इसका अंतिम पद हो गया, सॉरी 2018 इसका अंतिम पद हो गया। माइनस करेंगे हम कितना से,
ये प्रथम पद कौन सा हो जाएगा 2, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, क्योंकि 2 जो है क्या सम संख्या की वजह से इसमें सर्वांतर 2 रहेगा। अब इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखें 2016 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये आप भाग देंगे तो कितना चला जाएगा, तो ये पहले 2 जाएगा, उसके बाद 0, फिर एक बार 0, उसके बाद जो है 8। ठीक, तो ये कितना हो गया, एक ये एक बार में गया 2 से पहले, उसके बाद 0 0 फिर 8, तो 1008 बार में गया और प्लस 1, तो इसका जो है 109, तो 109 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है टोटल जो संख्या सम संख्या उसका संख्या कितना हो जाएगा 109, तो n का वैल्यू आ जाएगा 109। अगर इसका योगफल निकालने को पूछा जाता तो आप उस फार्मूला में भी योगफल जो सम संख्या के योगफल का फार्मूला है उसमें भी रख सकते हैं। कौन सा होता है n प्लस 1, इसमें अगर आप रख देंगे तो इसका वही वैल्यू आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो सभी विषम संख्या का योग 100 तक की सभी विषम संख्या, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग। तो देखिए तो 1 आ जाएगा 3 प्लस 5, इससे सबकी जगह 100 तक के जाएँ तो 99, ये सभी जो है क्या है विषम संख्या है। तो अगर इसका n संख्या निकालें, n का मान निकालें, तो इसका अंतिम पद 99 -1 इसका प्रथम पद हो गया, डिवाइडेड सर्वांतर इतना कितना आ जाएगा 2, इसका सर्वांतर हो जाएगा, और 1 3 में कितने का अंतर है 2 का, तो ये सर्वांतर हो जाएगा, प्लस इसमें भी क्या कर देंगे 1। तो यहाँ देखें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 98 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा जो है 49 बार में, और प्लस जो है एक, तो ये जो है 50, इसका क्या आ जाएगा जो है n का मान आ जाएगा। ठीक, तो n का वैल्यू कितना है 50। अब इसे हम रख देंगे जो विषम पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है उसमें रख देंगे। तो विषम संख्याओं के योगफल का फार्मूला क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा n स्क्वायर, तो n के स्क्वायर ही इसका जो है फार्मूला होता है विषम संख्याओं का अगर योगफल निकालना है। तो 50 का अगर आप स्क्वायर कर देंगे, 50 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा और 2 0, तो ये 25 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट इसका n का योगफल कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो इसका जो है विषम संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स दिया गया है तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट n के स्क्वायर में आप रखेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ जो है अब जो n संख्या है उसके वर्गों का योगफल निकालना है। अब वर्गों के योगफल का भी फार्मूला आपको हम पहले से बताए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये जो है n जो संख्या है उसके वर्गों का योगफल हो जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसमें आप रख देंगे तो पहला अंक है 1 2 3, तो ये सीरीज में ही चलते गया है, तो यहाँ n का मान भी कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक, तो ये n का मान है यहाँ क्या 40, तो ये आप 40 को अब रख देंगे, तो देखिए 40 रखेंगे तो ये 40 हो गया, 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये वाला 41 हो जाएगा, और यहाँ जो है ये 40 गुना 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 40 गुना 41 गुना ये कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 80 प्लस 1 81 हो गया डिवाइडेड बाय 6। अब इसमें जो भी कैंसिल आउट होगा उसे आप पहले कैंसिल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से जैसे ये सम संख्या है तो ये कितने बार में कट जाएगा, 40 जो है कितने बार में 20 बार में गया, और ये 3 बार में गया है। ठीक, अब 3 से जो है चला जाएगा 81, तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये चला जाएगा, ये पहले जा रहा है 2 बार में, फिर कितना बच गया, इसमें बच गया है 2, तो 2 और 1 21 हो गया, तो 21 बार आएगा 7 बार में, तो 27 बार में ये चला गया 81 जो है 3 से। उसके बाद देखिए ये नीचे का कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ बच गया 20, यहाँ 41 बच जाएगा, 41 और यहाँ 27, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वह जो वैल्यू है 22,140, तो ये 22,140 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो है जो घनों का योग था, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है। तो घन का योगफल निकालना है तब इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो इसके लिए था n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइडेड बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये जो है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल था, तो इसे आप रख देंगे। यहाँ n का वैल्यू दिया गया है 5, तो n इज इक्वल टू आप रखेंगे 5, तो उसके बाद इसमें जो है आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 हो गया 5, और ये हो जाएगा कितना गुना 6, 5 गुना ये 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये कितने बार में 3 के बार में, अब 5 दिया 15, 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 दिया 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी।
तो ये हो गया इन प्रकार की संख्याओं के घनों का योगफल। तो इन सभी फार्मूलों को आपको याद रखना है। इन फार्मूले से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार आपको देख पा रहे होंगे किस प्रकार के जो प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो इस प्रकार आपको जो है सॉल्व करना होगा। ठीक, तो अब जो है ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप उसे जो है इसे डाउनलोड करके एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। देखिए एक और प्रश्न है जो पटवारी 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ से भी आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 2-3 प्रकार के प्रश्नों का। तो देखिए इसमें है पांच क्रमागत संख्याओं का योग अगर 55 है, जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है, तब पहली श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या एवं दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक, तो चलिए इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, चलिए इसके सोल्यूशन को डायरेक्ट देखते हैं। तो ये देखिए इसमें पहला जो है 5 क्रमागत संख्या बोला गया है, तो 5 क्रमागत संख्या आप मानेंगे तो एक से हो गया पहला संख्या, दूसरा x+1, x+2, x+3, x+4, तो ये 5 क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत संख्या है। अब इनका अगर हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे तो कितना होना चाहिए 55, तो इनको योग कर दीजिए, जोड़ देंगे। तो अगर आप जोड़ेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, तो 5 एक्स है, इसमें एक्स की संख्या हो गया तो 5 एक्स, तो 5 एक्स संख्या को जोड़ेंगे तो 1 और ये 2 3 हो गया, 3 और 3 कितना 6 और 6 4 10, तो 10 हो जाएगा। तो 10 उस पर पक्षांतर करने के बाद 55 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, तो 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 10, तो इसका मान आ जाएगा, x का मान अगर इसे निकालना है तो 10 पहले गया तो 45 और डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 9। ठीक, तो जो पहला में है, जो पहला श्रेणी है उसमें x का वैल्यू आ रहा है 9। ठीक, अब इसमें जो है क्या है, अंतिम पद पहले श्रेणी की संख्या। अब इस श्रेणी में जो है पहली संख्या पूछा जाए तो x का मान तो आ गया, पहली संख्या x ही है तो इसका मान 9 आ गया। और वही जो है अंतिम संख्या पूछा जाता, सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता, तो ये इसमें x+4 कर देंगे, तो x में 9 का वैल्यू रख देंगे, तो 9+4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा इसमें सबसे बड़ी संख्या, ये जो सीरीज है उसमें। अब उसी प्रकार दूसरा भी दिया गया है। अब दूसरा कहा गया है 7 क्रमागत संख्याओं का योग जो है कितना है 77 है। तो देखिए 7 क्रमागत संख्या फिर से उन्हीं को मांग लेंगे 7, तो x+1, x+2, x+3 करके x+6 तक के मान लेंगे। तो यहाँ देखिए x वैल्यू जो है 7x हो गया, x जो है 7 बार है, और वही इन सबको जोड़ेंगे इन संख्याओं को, तो जो है टोटल सम कितना आ जाएगा इसका 21 आ जाएगा, बराबर 17 है, 77 है। तो देखिए यहाँ जो है 77 में से 21 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 56। अब x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, x का मान आ गया 8। तो यहाँ सबसे जो छोटी संख्या है 7 क्रमागत संख्या में सबसे छोटी संख्या है x, तो x का मान आ गया 8, और सबसे बड़ी संख्या x+6, तो x+6 का मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, तो यहाँ 8 + 6 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया, ये 14 हो गया। ठीक, तो यहाँ से जो है जो वैल्यू आ रहा है, ठीक, यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है उसमें सबसे बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं आप, सबसे छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं, दोनों का। अब इसका आप जो है छोटी संख्याओं का अगर सम जो बोल रहे हैं तो छोटी संख्या को निकाल सकते हैं, परंतु इसमें क्या पूछा गया है उसे देखिए। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, तो हम अभी जो निकाले हैं उसके आधार पर आपको अब इसका आंसर देना है। देखिए इसमें जो पहली श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या एवं दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो पहले श्रेणी में जो सबसे बड़ी संख्या निकला है वो कितना है हमारा, 13 निकला है, और दूसरी श्रेणी में जो सबसे छोटी संख्या निकला है वो 8 निकला है। इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो 13 माइनस 8 डिवाइड बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 5, तो 5 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार जो है इन प्रश्नों को आपको बनाना रहे तो सबसे पहले ये आपको जो है मानना है उसे इसी सीरीज में मानना रहेगा। क्रमागत संख्या बोला गया है तो इसी सीरीज में पहले x है, x+1, x+2, इसी सीरीज में आपको मानना रहेगा। ठीक, क्रमागत संख्या पूछा गया है तब, और जो सबसे लास्ट में रहेगा वो सबसे बड़ा संख्या है, और जो x है वो सबसे छोटा संख्या रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार आप जो है इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो उन्हें आपको हल करना है। ठीक, तो ये हमारा जो पहला चैप्टर था संख्या, उससे जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सब प्रश्नों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको बढ़िया रिवाइज भी कर लीजिएगा। और इसमें जो लास्ट एक और टॉपिक था आरोही क्रम और अवरोही क्रम वाला, तो जो अगर आप संख्या को पूछा जाए आरोही क्रम या अवरोही क्रम तो आप उसे तो जमा सकते हैं, तो भिन्नों का जो आरोही क्रम अवरोही क्रम है उसे हम जो है अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, आगे जो है हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट करके भी बताइए कि आपको अगर इस वीडियो पढ़ना है इसके आगे, तो आप कमेंट करके बताएंगे, उसके आधार पे हम आपको इस सीरीज को जो है आपको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर आपको छत्तीसगढ़ का भी पढ़ना है, रीजनिंग का भी पढ़ना है, और एक और इंडियन जीएस अगर इसका भी पढ़ना है तो आप बताएंगे, इसका भी हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे आप जो छत्तीसगढ़ का करा दिया जाएगा, साथ ही रीजनिंग का भी 30 मार्क्स का वेटेज है, तो इसमें जो भी टॉपिक रिपीट होते हैं एग्जाम में, जिस प्रकार के पैटर्न पूछे जाते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। धन्यवाद।